हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें अध्याय 2 पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, ये दूसरा पार्ट है। हम लोग पहले पार्ट में पेज नंबर 1 से लेके 26 तक पढ़ लिए थे और ये पेज नंबर 27 आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल में एनसीईआरटी बुक को समझेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को जानेंगे कैसे क्या होता है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न और हमारे प्रश्नोत्तर दोनों याद हो जाते हैं और समझ में आते हैं, ठीक है। इसलिए हमको डिटेल पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इनकी जो विलयन होते हैं वो कितना ताकतवर होते हैं, कितने प्रबल होते हैं, कितने शक्तिशाली होते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखते हैं थ्योरी क्या दिया है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। जो सूचक हम लोग पिछले बार पढ़े थे, प्राकृतिक सूचक हो या फिर कृत्रिम सूचक हो, हम लोगों ने पढ़े थे, उसका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है और कितने क्या प्रबल है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षारक कितना प्रबल है? ये क्या जान सकते हैं? हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या जान सकते हैं, कितना नहीं। अम्ल ज़्यादा प्रबल होता है कि क्षार ज़्यादा प्रबल होता है, दोनों को कैसे जानें, कितना प्रबल है, इनके आयनों की संख्या कैसे जान सकते हैं? इनको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा? सार्वत्रिक सूचक। आपको ध्यान रखना है, सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, कई सारी चीज़ें उसमें मिश्रित होती हैं, का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। देखिए, अम्ल होगा तो H+ आयन देता है। आपने देखा था अभी पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि अम्ल के जब हम लोग ऑक्साइड के साथ, धातुओं के साथ क्रिया करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त हो रही थी, जो कि H+ आयन के साथ, और क्षारक के साथ करा रहे थे तो OH हाइड्रोक्साइड यानी माइनस में वो आ रहा था। यानी दोनों में H है, दोनों में H की मात्रा ही बताएगी कि वो कितना ज़्यादा प्रबल है और कितना ज़्यादा कम है, खट्टा है कि मीठा है, क्या बताएगा, उसकी अम्लीयता बताएगी, अम्ल कितना ज़्यादा ताकतवर है, क्षार ज़्यादा ताकतवर है, ये सब चीज़ें H की आयन की संख्या ही बताएगी, H बताएगा। यानी हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं? इससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालते हैं। क्या? तो आपसे अगर पूछ ले pH स्केल से क्या प्राप्त करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करते हैं। इस pH में P सूचक है, pH में क्या है? P सूचक है। पुषांश, ठीक है, पोटेंच, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। P क्या है? एक सूचक है जिसका अर्थ होता है पावर। P से आप ऐसे ध्यान रखेंगे, पावर। क्या ध्यान रखेंगे? पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। ये जर्मन शब्द है और पुषांश जो इसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। इस pH स्केल से सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ से? 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक। इधर से अम्लीयता से बढ़ता चालू होता है, वो क्षारीय की ओर जाता है। अम्ल से बढ़ता है अम्लीय से और क्षारीय की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। साधारण भाषा में बोले अगर हम लोग आगे देखें, ठीक है, तो ये आपने देखा कि P का मतलब पावर यानी शक्ति से है, H का मतलब हाइड्रोजन की ये सांद्रता होगी, ठीक है। आगे दिया भी होगा। तथा pH को ज्ञात कर सकते। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा, ठीक है। चलिए, किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। उदासीन, यहाँ पे 3 आ गया। कौन आ गया? 3। अम्ल और सबसे ज़्यादा कौन होता है? क्षारीय, ठीक है। ये 0 से चालू होता है, 14 तक जाता है। अब बीच में कौन आ गया? उदासीन आ गया।
कौन आ गया बीच में? उदासीन आ गया। करेक्ट, बीच में कौन आ गया? उदासीन आ गया। उदासीन को अब इसका आधा कर दो 0 से 14 का, यानी 7, यानी 7 नंबर पे उदासीन होगा। 7 जिसका पीएच मान होगा उदासीन होगा, ना तो खट्टा होगा, ना तो मीठा होगा, ना तो कड़वा होगा। समझ रहे हैं? मीठा हो सकता है, कड़वा और खट्टा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अम्ल 0 से लेकर इधर 7 तक बढ़ता है, उसके बाद जब 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारी हो जाता है। ये चीज़ हम लोग देखते हैं नीचे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपने समझा। क्षारकीय प्रकृति भी एक दे दिया यहाँ पे। तो कह रहा है जिसका पीएच मान 7 होगा वह विलयन उदासीन होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पेपर के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, पर ये स्केल है, इससे बहुत अच्छे से मापा जाता है। ठीक है, ये देखिए स्केल आपने यहाँ पे देख रहे हैं, ये 0 से 14 दिया गया है। ठीक है, और ये बीच में 7 दिया गया, उदासीन दिया गया है। इधर जब हमारा 0 से जाता है इधर बढ़ता है, यानी कि 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से जब कम होगा तो इसमें हाइड्रोजन की जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी अम्लीयता होगी। ठीक है, OH की जितना कम मान होगा उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि इधर OH की मान लगातार घटता जा रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा OH होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना कम OH होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। अब बीच में 7 है तो उदासीन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 7 से कम बोलेंगे, 0 से अधिक नहीं बोलेंगे, हम 7 से कम बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ 7 से अधिक बोलेंगे, 14 से कम नहीं बोलेंगे, 7 से अधिक बोलेंगे। करेक्ट, ये आपने समझ लिया। तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और H+ की सांद्रता में कमी हो रही है इधर। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे लार खाना खाने के पहले कितना पीएच मान है, उसका खट्टा है कि क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये चीज़ें आप देख लेंगे इनको, किसका कितना पीएच मान होगा, कुछ हम लोग बता देते हैं आपको। ठीक है, ये जैसे ग्राफ दिया गया यहाँ पे। तो जठर रस का जो होता है लगभग 1.2 होता है पीएच मान। ठीक है, तो ये 1.2 7 से कम है, यानी अम्लीय होगा। यानी जठर रस कैसा होगा? अम्लीय होगा। नींबू का रस 2.2 होगा, यानी कि ये भी खट्टा इसीलिए होता है, अम्लीय होता है। शुद्ध जल जो होता है वो 7 होता है। रक्त का भी पीएच मान 7.4, यानी कि उसका भी लगभग उदासीन ही होता है। मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया 10 होता है। मिल्क का कितना होता है? 10 के पास होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला गया है जिसमें मैग्नीशियम, और जो शुद्ध दूध होता है उसका लगभग यहाँ पे 6 और 7 के बीच में होता है। ठीक है, दूध का। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है ये। ठीक, तो यहाँ पे कुछ समान पदार्थों के पीएच को पीएच पथ पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है, मार्गदर्शन के लिए कि अलग अलग है। ठीक है, इस कलर का नहीं दिखता, ये चीज़ मत सोचिएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, बहुत ज़्यादा। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या, एक प्रबल अम्ल है। अब हमारे कितने प्रबल होते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं भाई? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले। जितनी ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न करेंगे उतना ज़्यादा प्रबल होंगे। ठीक है, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल होते हैं, यानी कम H आयन देंगे तो वो दुर्बल होंगे। ठीक है, क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? वो भी इसी प्रकार OH उसमें होगा। क्या होगा? OH वाला होगा। ठीक है, माइनस। तो उसमें जितना हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ये हमारा क्षार हो जाता है, कम होगा तो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? यहाँ पे पूछा है दैनिक जीवन में पीएच। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या उपयोगी है ये, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या दिया गया है? कुछ पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ पशु और पौधे, इनके कैसे? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर होता है उदासीन से लेकर क्षारीय के बीच होता है। ठीक है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, इसी पीएच मान में जीवित रह सकते हैं। 7 से 7.8, यानी कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा क्षारीय ना अम्लीय, तो बिल्कुल नहीं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है।
506 से अगर कम हो गया तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 506 होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। वो देखो इसका पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरदेवता कठिन हो जाती है। जब अम्लीय वर्षा जाती है उसमें नदी वगैरह में तो अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कि जो जीवों में इनकी जो पीएच मान है वो घट बढ़ जाता है, जिससे बैलेंस गड़बड़ होता है और वो मृत्यु हो जाती है, उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ कैसे काम करते हैं दूसरे ग्रहों में। ठीक है, क्या दिया गया है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। कितना खतरनाक है, समझ रहे हैं। शुक्र क्या है, शुक्र वेनस यानी कि वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल है के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं, शुक्र पर बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 से लेकर 7.8 तक पीएच मान चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, ना कम चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच से परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। ठीक है, इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वह कौन से पौधे उपज रहे हैं। तभी कहते हैं कि मिट्टी आपकी उपजाऊ है कि नहीं, तो प्रयोगशाला वाले वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग उस मिट्टी को ले जाते हैं लैब में, टेस्टिंग करते हैं कि इसका पीएच मान कितना है कितना नहीं, इस मिट्टी में कौन सी फसल उपजाऊ होगी, कौन सी बेस्ट होगी, कौन सी नहीं होगी, इस चीज़ें पता करते हैं। सही है ना। तो देखिए क्रियाकलाप दिया गया, इसमें बताया गया है। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखी, उसमें 5 ml जल मिलाइए। 5 ml जल मिला दीजिए। परख नली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री को छानिए और परख नली में निश्चंद एकत्र कर लीजिए, उसका सूखा। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निश्चंद की पीएच की जांच कीजिए। अब सार्वत्रिक सूचक पत्र आपको खरीदना पड़ेगा, कागज, उससे पता करना अपने क्षेत्र पौधों को उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी की पीएच के संभव में आपने क्या निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पे इस प्रकार जांच सकते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारे पाचन तंत्र में हमारे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भी स्रावित होता है जब हमारा भोजन पचता है तो अमाशय में। ठीक है, तो उसका भी पीएच मान कितना क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। देखिए ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है हमारा उदर। ठीक है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, उदर को हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उसमें एक पतली परत चढ़ी होती है जो कि क्षारीय, वो मतलब भेद नहीं सकता, ये HCl उसको गला नहीं पाता है, जिससे बचे रहता है। ठीक है, रक्षा कवच जैसे। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। वो देखें, अपच जब हो जाता है, जब भोजन नहीं पचता है तो स्थिति में उदर क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों को उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अम्ल का दुश्मन कौन होता है, क्षार। दोनों के एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर अम्ल में क्षार मिलाया जाए तो लवण प्राप्त होगा और पानी प्राप्त होगा और कुछ नहीं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार हमने अवश्य सुझाया होगा। एंटीसिटिक अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। वो देखिए, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जो गोली देगा जलन से बचने के लिए, है ना, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दे देगा, जिससे कि आपके वो अम्ल के प्रभाव को क्षार जो है वो मतलब निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि उदासीन हो जाता है और आपका पेट सही हो जाता है। समझ गए, ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ये तो इसका काम हो गया, पाचन तंत्र का काम हो गया। ठीक है, आपने जाना कि जलन क्यों होता है अपच की स्थिति में, और ये होता ज़्यादा अम्ल हो जाता है। ठीक है, कच्ची डकार वगैरह आने लगती है। अच्छा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब दांतों का गिरना, दांतों का कैसे जल्दी गिरता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही है ना। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 5.5 अगर इससे कम हो गया, दांतों का क्षय निश्चित है, होने लगता है। दांतों का इनेमल जो होता है, दंत वल्क जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है,
क्या दांतों का क्षय प्रारंभ, दांतों का इनेमल जो बना होता है, दांतों का जो दांत बने होते हैं जो हमारे, और इसके जो जबड़े होते हैं, है ना, जो जकड़े हुए होते हैं, तो सब किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट रह जाना, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, शाम को भी भोजन करते हैं और ब्रश कर लेते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं उठ करके भी, यानी जितनी बार भोजन करेंगे उतनी बार ब्रश करते हैं, जिससे कि जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ है वो दांतों में चिपका न रह जाए, जैसे ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाए और अम्लीयता बढ़ जाए, दांतों का क्षय हो जाए। ठीक है, तो शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हो। देखिए, जब हमारे दांत वगैरह में भोजन वगैरह चिपका रह जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका निम्नीकरण होता है, टुकड़े होते हैं, तो उसमें अम्ल स्रावित होता है। अम्ल स्रावित होगा तो मुंह का पीएच मान बढ़ जाता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। वो देखो, मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। वो देखिए, इसीलिए ज़्यादातर मंजन क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कोलगेट किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट जो मीठे दंत मंजन होते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांतें हैं तो अम्ल की मात्रा को उदासीन नहीं कर पाएंगे। कड़वे वाले, ठीक है, कड़वे वाले जो होते हैं उनको करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। देखिए, मीठे आपको बढ़िया गुड़तुल वाले, है ना, मीठे मीठे करने से आपके नहीं रक्षा होगी। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करेंगे? क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी ने बिल्कुल मारा है, हमको तो मारा है, महुआ बीन रहे थे। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है मधुमक्खी, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। वो देखिए, अगर बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो उससे आराम होता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। देखिए, नेटल के जो नेटल के डंक वाले बाल जो होते हैं मैथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। वो देखिए, तो यहाँ पे मधुमक्खी भी डंक छोड़ती है, छिपकली हो, है ना, इस सभी क्या है, अम्ल छोड़ते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया जानकारी दी गई है यहाँ पे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया मस्त दिया है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, प्रकृति खुद देती है उदासीनीकरण का विकल्प। कैसे? अभी कैसे जानेंगे। देखिए, नेटल एक साकी पादप है, यानी कि उसमें पत्ते होते हैं जो कि जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। देखिए, डंकनुमा इसमें बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मैथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो आपको पता रहना चाहिए, नेटल जो साकी पौधा है उससे कौन सा अम्ल स्रावित होता है, मैथेनाइक, उसके बालों से। पारस्परिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। वो देखिए, मतलब गजब की चीज़ है, यानी कि वहीं पे बीमारी वहीं पे इलाज, दोनों हैं उसी के आसपास ही। सिर्फ आप पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसी पारस्परिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? ठीक है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब ये आपके कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। क्या करना है? इनको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे? प्राकृतिक सोख, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, हाँ, और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये चीज़ें आपको याद करना है। अच्छा, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक जो है मेथेनाइक अम्ल होता है, नेटल में मेथेनाइक अम्ल। तो चींटी और नेटल आपको दोनों याद रखना है, मेथेनाइक अम्ल। और दूध में, दूध को लीटर से नापते हैं तो लैक्टिक अम्ल, कौन सा? लीटर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और संतरा खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, तो इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली भी ज़्यादा खट्टी होती है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं अम्ल हमारे, इनको याद करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अभी तक हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा। अम्ल और क्षार के बारे में पिछली वीडियो में भी टोटल था। अम्ल तो उससे बन रहा था, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करा रहे थे तो उससे लवण बन रहा था। अब लवण की हम लोग और जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, लवण क्यों बचा रह जाए। तो लवण के संबंध में अधिक जानकारी, पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। सही बात है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें कि इनका निर्माण कैसे होता है, गुणधर्म क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो लवण परिवार,
ये क्रियाकलाप दिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया, नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। ये रासायनिक सूत्र इसमें कह रहा है लिखने के लिए। उन अम्ल और क्षारक की पहचान की जिन्हें उपयुक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनसे लवण मिल सकते हैं, उनको पहचान करना है। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का, इसी प्रकार NaCl KCl क्लोराइल लवण के परिवार के हैं। इसी क्रियाकलाप में ये सब चीजें दी गई हैं, यानी कौन किसके परिवार का, ये चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ सूत्र वगैरह लिखने के लिए कह रहा है। ये सब चीजें क्या है कि हम लोग धीरे धीरे आगे दिया होगा या हम लोग इनको अलग से कर लेंगे, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए मैंने बोला था आपसे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक ही परिवार के, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये क्रियाकलाप में कह रहा है ऐसा करने के लिए। फिर आपके एक क्रियाकलाप दिया गया, निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। अब इनके दिया गया नमूने एकत्र करना, फिर से नाम वही आ गए हैं। इनमें विलेयता की जाँच करना है। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए कि पीएच पेपर का उपयोग करके इसका पीएच का मान भी पता करिए। ये चीज़ें दिया गया है। कौन से लवण अम्लीय है, कौन से उदासीन है, कौन से क्षारीय है, ठीक है, इन सबको पता लगाना है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल क्षारक की पहचान कीजिए कि कौन से अम्ल से लवण बनता है, कौन से क्षार से लवण बनता है। इन सबकी प्रेक्षण तालिका में अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये अच्छा, हमारा जो निकल कर आता है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण जो होते हैं, प्रबल अम्ल आपने पढ़ा, प्रबल क्षारक पढ़ा, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तभी तो लवण उदासीन हो जाएगा। ये उदासीन होते हैं, लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। किसका, प्रबल अम्ल का 7 से कम, और अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होते हैं तथा ये क्षारकीय होते हैं। तो प्रबल क्षारक हो या दुर्बल अम्ल, ये देखिए यहाँ पे आपको समझना है कैसे। यहाँ पे क्या दिया, प्रबल अम्ल 7 से कम होते हैं एवं दुर्बल क्षारक के पीएच मान 7 से कम, दो चीज़ें दिया गया। दुर्बल क्षारक होंगे तो 7 से कम, और प्रबल अम्ल होगा तो 7 से कम। ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। तो दुर्बल अम्ल होगा तभी क्षारीय में जाएगा, ठीक है। अब प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय तो होगा ही, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखा यहाँ पे। साधारण नमक से रसायन कैसे बनता है, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक में रसायन कैसे होता है, ये देखिए। नमक कानून तोड़ो, यहाँ पे नमक दांडी यात्रा यहाँ पे गांधी जी ने किया था। देखिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सही बात है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल मिला दिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए, तो कौन सा लवण बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, ये नमक का सूत्र होता है। किसका होता है, नमक का सूत्र होता है, और इसका उपयोग हम भोजन में करते हैं। ऊपर की क्रियाकलाप आपने देखा होगा कि उदासीन लवण है, बिल्कुल उदासीन लवण है। थोड़ा टेस्ट करेंगे तो खट्टा लगेगा, अम्लीय लगेगा, ज़्यादा खाएंगे तो कड़वा लगेगा, ठीक है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्राय अपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। देखो, खनिज नमक जो होते हैं लवण, वो क्या होते हैं, जो खनिज नमक होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के समय समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है, वहां से निकाला जाता है उसको, ठीक है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में था, ठीक। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, वो देखिए क्या दिया यहाँ पे, साधारण नमक जो है वो रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। कैसे, इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ, इसी से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या मतलब नमक का कैसे उपयोग किया जा रहा है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, इन सब में नमक कैसे भूमिका निभा रहा है, ये सब चीज़ों हम देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले देखते हैं, पहला नंबर, ठीक है। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करके क्या किया जाता है, वियोजित कर दिया जाए, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन
जो कि क्लोर हो गया, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार हो गया, इसलिए इसको क्लोर क्षार कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए NaCl लिया गया, सोडियम क्लोराइड लिया गया नमक, और H2O जल में, जलीय विलयन में इसको प्रवाहित की वो मतलब मिलाया गया और इसे प्रवाहित कराया गया, विद्युत प्रवाहित कराया गया, जिससे कि टूटकर NaOH बनाया गया, Cl और H2 बना है, हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, क्लोरीन बन रहा है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, जिससे कि इसको क्लोरो यानी क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बना लिया। कैसे? नमक लिया उसने, NaCl लिया, फिर क्या कहा, जलीय विलयन H2O लिया, ठीक, उसके बाद क्या कहा, इसमें विद्युत प्रवाहित करा दिया गया। ठीक, तो क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है, प्लस Cl बना रहा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा। बाकी बैलेंस हम लोग बना लेंगे, बैलेंस बनाना हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह हमको ध्यान रखना, इस तरह हमको पढ़ना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। नमक लिया गया, सोडियम क्लोराइड लिया गया, जल की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाया गया। इस प्रकार हमारा क्या बन गया भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बन गया। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है कैथोड पर ही। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं, तीनों उत्पाद उपयोगी, क्लोरीन उपयोगी है, हाइड्रोजन भी, वो हाँ हाइड्रोजन गैस भी और NaOH भी। ठीक है, इन उत्पादों के भिन्न उपयोग को दर्शाता है। कौन सा भाई, 2.8। ये देखिए यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे इस क्रियाकलाप में ये जो चित्र बना गया है इसी में। ठीक, ये लिया गया, जल लिया गया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए गए, एनोड और कैथोड, एनोड प्लस वाला, कैथोड माइनस वाला। ठीक है, इसमें लिया गया सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन, और उसके बाद विद्युत प्रवाहित की गई। देखिए बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत प्रवाहित किया गया, विद्युत प्रवाहित किया गया। तो देखिए यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर H2 गैस। ठीक है, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया यहाँ से ये भी निकल रहा है। अच्छा, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगनाशक, CFC, कीटनाशक में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। H2 का ईंधन में, मार्गशीन में, खाद के लिए अमोनिया में किया जाता है। नमक का घोल, यहाँ से देखिए नमक का घोल विकसित हो रहा है। नमक का घोल NaOH के साथ, यहाँ पे नमक का घोल क्या है, NaOH के साथ निकल रहा है, और यहाँ से नमक का घोल डाला जा रहा है। ठीक है, NaCl डाला जा रहा है, यहाँ से NaCl डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या किया जा रहा है, NaCl और जल है, अब विद्युत प्रवाहित किया गया तो NaOH यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस इधर निकल रहा है, क्लोरीन यहाँ से निकल रही है। यानी 3 चीज़ हमारा निकल रहा है, NaOH, H2 और Cl2। अब क्या क्या मिलाया गया, नमक मिलाया गया और पानी, अब विद्युत प्रवाहित की गई। 3 चीज़ काम किया गया, 3 चीज़ हमारा प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसमें खास कुछ नहीं है। अगला दिया गया विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये दिया गया है विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या दिया गया है, विरंजक चूर्ण दिया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके विरंजक चूर्ण टिप्पणी के रूप में आ जाता है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, वो देखिए सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। बिल्कुल, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। वो देखिए विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जा रहा है, जो क्लोरीन गैस अभी पिछले वाले से मिला था। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना COH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उसमें क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, जिससे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। देखिए विरंजक चूर्ण को किससे दर्शाया, CaOCl2। पहले क्या था, COH का होल ट्वाइस था, जो को पानी बाहर हो जाएगा, COCl2 बचेगा। तो देखिए COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ से लिया गया और यहाँ पे Cl2 गैस की प्रवाहित किया गया, जिससे COCl2 व्यंजक चूर्ण बना और H2 पानी बाहर हो गया। समझ गए, बहुत ही सिंपल। क्या लिया गया था इसने, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस। पिछले चैप्टर में भी, पिछले पार्ट में हम लोग देखा था। इसमें क्लोरीन गैस की प्रवाहित करा दिया जाए, क्रिया करा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा। देखिए इतना हमको पता है कि शुष्क चूना लिया था, बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही। ठीक है, अब इसमें क्या किया, उसने क्या कहा, प्रवाहित वो क्रिया कराई गई तो CaCl2 यानी व्यंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, CaCl2 हमको प्राप्त हुआ और जल हमको बनना है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का आपको सूत्र याद कर लेना है, ये लिख भी लेना है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का बहुत जरूरी है, ये आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और व्यंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसको हमको याद करना है। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में
लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आजकल जब हम लोग कपड़े क्लीन करवा ले जाते हैं शॉप में, लॉन्ड्री में, तो वहाँ से क्या होता है कि विरंजक चूर्ण के द्वारा ही साफ किया जाता है। ठीक है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी शुद्ध करने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक, इन उपयोग को आपको याद रखना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आ गया आपका, क्या आ गया, बेकिंग सोडा आ गया है। ठीक है, अभी कितना दिया हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। बेकिंग सोडा का उपयोग हो गए, फिर धोने का सोडा है, धोने के सोडे का उपयोग, फिर यहाँ से आ गया क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, ये चेक कर रहा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर प्रश्नावली आ गया, फिर अभ्यास आ गया। चलिए थ्योरी आज खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक, थ्योरी आज हम लोग खत्म कर लेते हैं ताकि कल से प्रश्नोत्तर चालू हो जाए, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो, जिसमें ज़्यादा पार्ट ना बने। ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी हो, एक ही दिन में एक चैप्टर है, एक पार्ट पढ़ेंगे, एक लेक्चर, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या देखते हैं, बेकिंग सोडा देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा, और क्या देखा हमने, विरंजक चूर्ण देखा। अब बेकिंग सोडा देख लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका यौगिक रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखो सोडियम क्लोराइड का, नमक का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, NaHCO3। ठीक है, तो देखिए नमक लिया गया, यहाँ से लिया गया NaCl, बिल्कुल नमक ले लिया गया। जल मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जिससे हमारा क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड बाहर हो गई। अमोनिया किससे क्रिया कर ली, क्लोरीन से, तो अमोनिया क्लोराइड हमारी बाहर हो गई और हमारा ये बन गया NaHCO3 बन गया बाकी क्रिया करके। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार हमको रासायनिक ये समीकरण हमको याद करना है। समीकरण क्या करना है, याद करना है। जब आप यहाँ से पढ़े रहेंगे कि नमक लिया गया, जल लिया गया, CO2 लिया गया, NH3 लिया गया, तो ये चीज़ें हमारा क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम। जब इनके सूत्र डायरेक्ट आपको याद होंगे, डायरेक्ट आप रख देंगे, आपको बहुत आसान होगा, कोई बैलेंस नहीं बनाना इसमें। ठीक है, बिल्कुल बस गिन लेना है, काउंटिंग कर लेना है, बैलेंस सही है कि नहीं है, सही है। ठीक है, बिल्कुल। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? बिल्कुल अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, तभी तो अम्ल को उपयोग किया जाएगा। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण बिल्कुल है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न क्रिया होती है। गर्म किया जाएगा हम NaCO3 को, देखिए Na2CO3 में डिवाइड हो जाता है, पानी बाहर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। गर्म करेंगे तो जिन चीज़ों से मिलकर बना था ये, उन चीज़ का अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्हीं में विभक्त टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट अलग अलग टूट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। अच्छा, इसको उपयोग में भी देख लेते हैं, उपयोग में दिया गया होगा। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जबकि बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न क्रिया होती है। यहाँ पे अच्छे से उपयोग नहीं दिया गया है, ये दिया नीचे दिया गया आपको उपयोग बढ़िया से। ठीक है, तो आपको समीकरण नहीं लिखना है यहाँ पे उपयोग में, आपको इतना ध्यान रखना बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, और बेकिंग पाउडर बनाने में इतना लिख देंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में, बस पहला नंबर। दूसरा नंबर आप यहाँ से ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो अग्निशामक, अगर आप ये इतना ना लिखें तो भी चल जाएगा, इतना जरूर लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। पूरा याद कर ले तो बहुत बढ़िया है, सही है ना। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में कर लिया जाता है। धोने का सोडा देख लेते हैं हम लोग। धोने का सोडा, कपड़े धोने का, Na2CO3 × 10H2 क्या दिया गया है भाई इसका सूत्र, Na2CO3 × 10H2O। ठीक, ये क्या है आपका धोने का सोडा है। ठीक है, समझ, इसको याद करना है सूत्र। ठीक है,
एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, वो देखो सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। कि देखिए कितना, यह भी एक क्षारकीय लवण है, यह भी क्षारकीय लवण है। देखिए Na2CO3 लिया गया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया गया, पानी में मिलाया गया, ठीक है, पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया गया तो Na2CO3 इंटू 10H2 बन गया, दोनों जुड़ गए। सोडियम कार्बोनेट, पानी, और यहाँ पे बन गया हमारा क्या भाई, धोने का सोडा बन गया, ठीक। 10H2 ये दर्शाता है कि यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। आर्द्र मतलब इसमें नमी है, पानी की नमी है। हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। इसका उत्तर हम लोग क्यों आर्द्र है, इसका अगले उत्तर भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे को उपयोग में यहाँ दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया, इनको आपको जरूर याद रखना है। कैसे? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, सही बात है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, साफ सफाई के लिए कर लिया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता, जैसे बहुत कठोर है, ठीक है ना, जहाँ कहीं कहीं का पानी बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जो कि पीने में क्षारीय होता है, उसमें क्या है कि साबुन, नॉर्मल साबुन कपड़े नहीं धो पाते, जिससे कि डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है धोने का सोडा का, तो उससे आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। यानी कि उसके क्षारीयता को कम करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, धोने के सोडे का, ठीक है। ये हमने देख लिया सभी को। आगे आपका देख, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, क्या सूखे होते हैं, क्या लवण के क्रिस्टल, इनको देख पता कर लेते हैं। ये कुछ प्रश्नावली दिया गया है, इसमें प्रश्न करने के लिए कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को कॉपर सल्फेट लिया गया, कॉपर सल्फेट ये ले लिया गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया गया, जो कि शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। क्वथन नली में गर्म कर रहा है, ये देखिए वर्णन लगा हुआ है, गर्म। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आ रही है, इसमें जल की बूंदें नजर आ रही है, यहाँ पे चिपका हुआ जल की बूंदें, ये देखिए, है ना, चिपकी हुई है। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डाली, इसमें 2-3 बूंदें डाले। क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। इनको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, प्रेक्षण करने के लिए कह रहा है कॉपर सल्फेट ले लो, उसको जलाओ, उसमें क्या बूंदें आ रही हैं, बिल्कुल जल की बूंदें आ रही हैं, क्वथन है, ये पकड़ने के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, वो देखिए, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत हो जाता है। अगर जल मिला दें तो फिर से नीला पड़ जाएगा। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला वापस आ जाता है, वो देखिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसको आपको टिक लगा लेना है। क्या करना है, इसको टिक लगा लेना है, ठीक है, कि लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई यानी कि यूनिट चीज लिया गया, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने? कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में कितने होते हैं? एक सूत्र इकाई में 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने? जल के 5 अणु। यानी इसीलिए जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या? CuSO4 × 5H2O। 5 अणु होते हैं, इसलिए 5H2O। यहाँ पे जल के अणु बता रहा है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? बिल्कुल आर्द्र है, क्योंकि 10 अणु हैं इसमें। कितने अणु हैं? 10 हैं पानी के, इसलिए आर्द्र है ये। क्या है? जिप्सम एक अन्य लवण है, जिप्सम एक अन्य लवण है, ये लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसे क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, इसलिए इसको रासायनिक सूत्र क्या? CaSO4 का × 10H2O होता है। देखिए 2 अणु होते हैं इसमें, इसलिए इसमें भी नमी होती है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है इसका सूत्र, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बना लेता है। जैसे CaSO4 × 1/2H2O हाफ बना लेता है, अर्ध है। अब फुल क्या होगा? 2H2O होगा। 2 का आधा करेंगे 1 होगा। 2 है यहाँ पे, बिल्कुल है, हाँ, या आधा कर दिया, अर्ध बना रहा है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम आपको ये सूत्र याद रखना, CaSO4 × 1/2H2O। इसका पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, कभी न कभी आपके अड़ोस पड़ोस में,
ठीक है। आपने देखा होगा, अपने रिलेशन में देखा होगा, किसी का हड्डी पैर टूट जाती है तो उसमें उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो यही है जिप्सम ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रबंधन। पहले चूर्ण होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है, इसमें पानी मिला दो तो ये सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाता है और दोबारा ये खराब हो जाता है, दोबारा काम में नहीं आता। ये एक बार हार्ड हो गए तो नरम नहीं हो सकता, पानी मिलाओ चाहे जो छिड़काओ। ठीक है। हाँ, तो CaSO4 1/2 H2O और वन सही 1/2 H2O और मिला दिया गया तो ये बनेगा CaSO4 का 2H2। देखिए इसमें जल मिला दिया गया, ये हमारा लिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मिला दिया गया तो यहाँ से बन गया जिप्सम। क्या बन गया? जिप्सम। CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम बन गया। क्या बन गया? जिप्सम बन गया। ठीक है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के अणु में जुड़ जाता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए, इस सब आपको बहुत सारे उपयोग हैं। इनको आपको अलग से पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उपयोग। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? अर्ध वाले को आधा, अब पूरा कर दो तो जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम को सूत्र अलग रखना है और इसका क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का अलग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, यहाँ पे आपकी ये प्रश्नावली आ गई और यहाँ पे आपने क्या सीखा ये चीज़ आ गया है यहाँ से, और यहाँ से अभ्यास के प्रश्नोत्तर आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ही इसको जरूर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको भी पढ़ा जाता है ताकि यहाँ पे मोस्ट चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। पूरे चैप्टर का यहाँ पे निचोड़ दिया होता है, इसको बहुत ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है सभी को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा तो है ही है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है। अम्ल क्षारक सूचक रंजक के रंजकों के मिश्रण होते हैं। तो आपको क्या पता चला? अम्ल क्षारक के जो सूचक होते हैं वो रंजक के रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। एक बात हो गई। दूसरा, बिलियर में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, H+ आयन के निर्माण का। अब बिलियर में OH- आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी हमने देख लिया, भाई रिविजन हो गया। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण भी होता है। बिल्कुल ये होता है, जब हम लोगों ने देखा था। जब क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु और ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है, जिसे OH कहते हैं। ठीक है, तो OH होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जब किसी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है तो लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। ठीक है, और जल मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। देखिए जल में अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति क्या होते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि अम्लीय प्लस हो गए, क्षारीय माइनस हो गए, क्योंकि क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। देखिए हाइड्रोक्साइड यानी OH और हाइड्रोजन यानी H का निर्माण करते हैं। सही है ना? बिल्कुल। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप होता है। pH स्केल क्या बताता है? केवल हाइड्रोजन की सांद्रता बताता है। एक उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, बिल्कुल देखा हमने, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है, एक इष्टतम सीमा में, एक सही सीमा में होती है। जीवों में उपापचय यानी कि भोजन का पाचन वगैरह, रहन सहन सब। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। सांद्र अम्ल ले लो या क्षारक ले लो, जल के साथ मिलाने से ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकलती बाहर। ठीक है, अम्ल या क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते, बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, इसको भी याद कर लेना है। हमारे दैनिक जीवन उद्योगों में लवण के कई सारे उपयोग हैं जो कि हम लोगों ने देख लिया। बेकिंग सोडा हो, चाहे व्यंजक चूर्ण हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी हो, चाहे वो धोने का सोडा हो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, सभी में नमक का यूज हो रहा है। सही है ना? ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
तो हम लोगों ने सारा थ्योरी पढ़ लिया है 2 पार्ट में। अब हम लोग इसके एक एक करके प्रश्न श्रृंखला जो हमारे ये प्रश्न बीच जो पार्ट के बीच में प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनको हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम लोग अभ्यास का करेंगे। अभ्यास का एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जिसमें पूरा अभ्यास हम लोग एक साथ करेंगे और एक वीडियो हम लोग पूरे प्रश्नावली का कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 2 वीडियो में आपका आराम से हो जाए। बहुत छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्ट बन जाते हैं लेक्चर, तो जिससे कि आपको सुविधा होगी, ठीक है। पिछले पार्ट में बहुत 10 हो गए थे टोटल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आया, 2 बार दोबारा रिपीट करके आप देखें और आप इसको समझें। 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, टिक लगा लेंगे, रिवीजन में आपका समय बचेगा। और सबसे बेस्ट तरीका होता है थ्योरी पढ़ करके प्रश्नोत्तर पढ़ने से आपको बहुत जल्दी समझ में आता है प्रश्नोत्तर और याद होता है, लंबे समय तक याद होता है आपको थ्योरी पढ़ने के बाद। ये बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको पसंद आया। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक।